दोस्तों, स्वागत है आपका अपना देश न्यूज़ चैनल में। गुड मॉर्निंग। पेश है आज की मुख्य खबरें। नई दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों ने रविवार को अनलॉक 1 में रियायत का पिटारा खोल दिया, लेकिन दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस को लेकर इंतजार बना रहा। उधर दिल्ली में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1295 के केस दर्ज किए गए, जिसके चलते थोड़ी सावधानी भी बरतने की जरूरत है। यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन 30 जून तक कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा। प्रदेश के भीतर या बाहर जाने के लिए ई पास की कोई जरूरत नहीं होगी। नोएडा, गाजियाबाद में दिल्ली के कंटेनमेंट जोन से आने वाले पर प्रतिबंध रहेगा। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। प्रदेश के भीतर रोडवेज बस सेवाएं शुरू कर दी गई है। हर सीट पर लोग बैठ सकेंगे, लेकिन खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी। पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालय 9% स्टाफ के साथ खुलेंगे। 100% स्टाफ के साथ खुलेंगे। कर्मचारी 3 शिफ्ट में काम करेंगे। धर्मस्थल, होटल, रेस्तरां, गेस्ट हाउस, शॉपिंग मॉल 8 जून से खोले जाएंगे। स्कूल कॉलेजों को जुलाई में खोला जाएगा। दोस्तों, अब पेश है अगली खबर। कुछ राज्यों में कुछ किया ढील और ऐलान कुछ शर्तों के साथ किया गया है। जैसे महाराष्ट्र 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा। जरूरी कामों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। बिहार में कंटेनमेंट जोन और रेड जोन छोड़कर सभी जगह दुकानें खुलेंगी। अंतिम फैसला डीएम लेंगे। पंजाब में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, लेकिन केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक राहतें दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा। सीएम ने कहा है कि स्कूलों को 13 जून के बाद खोला जा सकता है। राजस्थान ऑफिस का कामकाज की अनुमति। हरियाणा की दिल्ली से लगती सीमाओं पर सामान्य रूप से बिना पास के आवाजाही हो सकेगी। हालांकि गुड़गांव और फरीदाबाद के डीसी का कहना है कि अभी हमारे पास इसके ऑर्डर नहीं आए हैं। गाइडलाइंस के हिसाब से ये तय किया गया है कि बाजार सुबह 9 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे। 8 जून से धार्मिक स्थल और दूसरी संस्थाओं को खोलने को लेकर सरकार की 6 जून तक का फिर मीटिंग होगी। दोस्तों, पेश है अगली खबर। पीएम ने कहा इकोनॉमी खुल रही है, अब ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खुल गया है, इसलिए कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को पहले से ज़्यादा सतर्क ही रहने की जरूरत है। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की आबादी कई देश से ज़्यादा है, इसलिए चुनौतियाँ भी ज़्यादा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने इस वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी चलते की संकेत दिए थे। लॉकडाउन में तीसरी बार अपने इस रेडियो कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि इस संक्रमण से गरीब और श्रमिक सबके ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। पूरे देश उनकी तकलीफ समझ रहा है। मेरा मानना है कि हमारे गांव, जिले, राज्य आत्मनिर्भर होते तो समस्या इस रूप में नहीं होती जो आज हमारे सामने खड़ी है। दोस्तों, पेश है अगली खबर। जर्मनी, फ्रांस पीछे छूटे। भारत कोरोना के मामले में 7वें पायदान पर आया। देश और दिल्ली में रविवार को कोरोना के मरीजों ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में 8,380 नए केस आए। ग्लोबल टेली में भारत में कुल मामले 1.90 लाख के करीब पहुँच गए। भारत इस तरह जर्मनी से 1.83 लाख और फ्रांस 1.88 लाख को पीछे छोड़ 7वें नंबर पर आ गया है। राजधानी में भी 1,295 मरीज आए, जो इस अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इससे बाद दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 19,844 हो गई है। इस दौरान 13 मौतें दर्ज हुई हैं और 416 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। दिल्ली पुलिस के 2 एएसआई को भी महामारी ने जान गई है। गुड़गांव में रविवार को 97 और फरीदाबाद में 26 केस आए हैं। संक्रमण का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि 18.31 मई के बीच 90,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। दोस्तों, स्वागत है आपके अगले न्यूज़ में। तंबाकू का सेवन करने वाले को कोरोना को दुगना खतरा है। ये जानकारी सेक्टर 62 फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा है कि तंबाकू के सेवन से व्यक्ति के फेफड़े और इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे वे वायरस से लड़ने में असमर्थ होते हैं। इसलिए तंबाकू खाने वाले लोगों में कोरोना वायरस का ज़्यादा खतरा है।
वहीं स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक जिले में अब तक कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें ज़्यादातर लोगों को मौत फेफड़े का सही तरीके से काम न करने या फेफड़े में संक्रमण ज़्यादा होने या वजह रहा है। इसलिए कोरोना काल में लोग तंबाकू का सेवन करें ना करें ताकि खतरे में दूर रहें। तंबाकू खाने वाले व्यक्ति ज़्यादातर थूकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसमें ज़्यादातर कोरोना के संदिग्ध पॉजिटिव और क्वारंटीन किए गए लोग शामिल हैं। जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब अगले 6 महीने तक काउंसलिंग कराकर इस लत को छुड़ाया जाएगा। जिला तंबाकू कार्यक्रम के तहत कोविड अस्पताल, क्वारंटीन वार्ड, शेल्टर होम में डॉक्टरों की टीम ने जाकर कोरोना से संक्रमित मरीज और संदिग्ध को काउंसलिंग की। इसमें सभी करीब 2 महीने से धूम्रपान दूर रहे। अधिकारियों ने सभी लोगों को नंबर और घर का पता भी गया है। जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की प्रमाणदाता डॉक्टर श्वेता ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद से तंबाकू उत्पादन नहीं मिल रहे थे। ऐसे में ज़्यादातर लोग इससे दूर रहे थे। साथ ही तंबाकू खाकर थूकने की प्रवृत्ति लोगों में कम हो गई थी। तो पैसे अगली खबर, हरियाणा कैडर की चर्चित IAS के अफसर रानी नागर और उनकी बहन पर रोड से हमले का मामला सामने आया है। घर के बाहर शनिवार रात घटना हुई थी। CO फर्स्ट राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि CCTV फुटेज में एक व्यक्ति दिखा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपित की पहचान विष्णु वर्णीय के तौर पर हुई है। रानी का वह पड़ोसी है। कुत्तों के विवाद में वारदात करने की बात विष्णु ने बताई है। पिछले दिनों अपने इस्तीफे के वजह से रानी नागर चर्चा में थी। हालांकि उनका इस्तीफा राज्य सरकार ने नामंजूर कर दिया था। रानी ने बताया कि शनिवार रात वे अपनी बहन के साथ घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाला युवक रॉड लेकर आया और हमला कर दिया। इसके बाद उनकी बहन को CCTV कैमरे में दूर करते हुए उन पर हमला कर दिया। घटना में रीमा नागर बहन घायल हो गई। रानी ने इस दौरान पुलिस पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इनकी पोस्टिंग के बाद से ही परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। बहन पर पहले भी हमले हुए थे, लेकिन शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की गई। 2016 में डेप्यूटेशन पर दिल्ली थी। तब मैं भी 21 अक्टूबर को घर लौटते समय अपहरण का प्रयास हुआ था। जिहानी गेट थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रानी ने हरियाणा से गाजियाबाद आने के बाद भी उनके अपने परिवार की जान को खतरा बताया है। दोस्तों, पैसे अगली खबर, CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को नियंत्रित करते हुए बाकी अन्य जगहों पर अधिकतम कार्य शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। अब सरकार कोरोना के नाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। पिछले महीने की अपेक्षा राजस्व बेहतर हुआ है। हमारा ध्यान जनता को अधिक से अधिक रियायत देने पर केंद्रित है। PM गरीब कल्याण पैकेज का भी सर्वाधिक फ़ायदा यूपी को हुआ है। CM योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने उद्योगों को मैपिंग शुरू की है। उद्योगों को बड़े पैमाने पर मैन पावर की ज़रूरत है। यूपी में काम की कोई कमी नहीं है। CM योगी ने विपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि आज कोविड अस्पताल में बेड की क्षमता 1.1 लाख हो चुकी है। टेस्ट की क्षमता 10,000 पहुंच चुकी है, जिसे हम 15 जून से 15,000 तक बढ़ाएंगे। और CM ने जून के अंत टेस्टिंग क्षमता को 20,000 प्रतिदिन पहुंचाने की योजना बनाने को कहा है। CM ने रविवार को अपने आवास TM11 के साथ लॉकडाउन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अचानक कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसके पीछे वजह टेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी है। जब प्रदेश में कोरोना का पहला केस आया था तब हमारी टेस्टिंग क्षमता 50 थी। वैसे अगली खबर, सोशल मीडिया पर प्रदेश सरकार और ऊर्जा मंत्री ने कोरोना काल का बिजली बिल माफ़ करने की मांग को लेकर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सांकेतिक धरना दिया था, लेकिन ऊर्जा मंत्री ने इस तरह की कोई रियायत लोगों को देने में असमर्थता जाहिर की है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि संकट का समय है, आप लोगों के घरों में बिजली पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। हम भी जिनके बिजली लेते हैं उनको हमें भी पेमेंट करना होता है। अभी तो उनका भी 4-5 महीने का बकाया है। वैसे अगली खबर, हरियाणा सरकार ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से आने जाने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की है, जो सोमवार से लागू होगी। इसके मुताबिक हर यात्री को ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। दिव्यांग व्यक्ति के साथ एक अटेंडेंट की अनुमति दी जाएगी।
किसी रोग से पीड़ित होने की आशंका पर यात्रियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से पहले मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार रेलवे स्टेशनों में यात्रियों के आने जाने के लिए प्रवेश निकास द्वारों की संख्या को सीमित रखा जाएगा। बोर्डिंग और यात्रा के दौरान सभी यात्री फेस कवर मास्क का उपयोग करेंगे। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वे अपनी यात्रा के दौरान हाथों की सफाई और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करें। सभी रेलवे स्टेशनों पर अलग से स्क्रीनिंग काउंटर इस तरह से काम करेगा ताकि अपेक्षित सामाजिक दूरी बनी रहे। आने वाले यात्रियों की संख्या के आधार पर पर्याप्त संख्या में स्क्रीनिंग काउंटर बनाए जाएंगे। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की बहुत ज़्यादा भीड़ न हो। गाड़ी से उतरते समय भी सामाजिक दूरी की मानदंडों के सावधानीपूर्वक पालन करना होगा। स्क्रीनिंग के दौरान प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों के लिए वेटिंग रूम में बैठने का पर्याप्त व्यवस्था होगी। रेलवे अधिकारी नियमित रूप से स्टेशनों की सफाई कराएंगे और कीटाणु रहित होना सुनिश्चित करेंगे। साबुन और सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। यात्रियों को सूची जिला नोडल अधिकारी GRP को प्रदान की जाएगी, जो तब स्वास्थ्य विभाग हरियाणा व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को SX सीट में भेजेंगे। दोस्तों, पेश है अगली खबर। मई के आखिरी दिन बारिश की झिमझिम फुहारों के बाद कई जगह लोगों को इंद्रधनुष दिखाई दिए। बारिश के बाद इंद्रधनुष का देखना तो आम है, लेकिन दिल्ली NCR की धूल भरी फिजा में ये नज़ारा अब काफ़ी कबार ही दिखता है। तीसरे हफ्ते में लू के वजह से ये मई 6 साल की सबसे ठंडी मई रही। मौसम विभाग के अनुसार मई का औसत अधिकतम तापमान इस बार 39.5 रहा। इससे पहले 2014 में ये 38.6 डिग्री रहा था। औसत न्यूनतम तापमान भी 24.3 रहा। महीने की आखिरी दिन की बारिश मिलाकर मई के महीने में 21.1 mm बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 8 जून से पहले दिल्ली में लू की वापसी की कोई संभावना नहीं है। सोमवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद 4 से 6 जून तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 6 जून तक तापमान 40 डिग्री के नीचे ही रहेगा। सोमवार से बारिश हल्की हो जाएगी। रविवार को अधिकतम तापमान महज 34.6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान भी 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम है। 24 घंटे के दौरान राजधानी में 11.4 mm बारिश दर्ज की गई। दोस्तों, पेश है अगली खबर। दिल्ली पुलिस में फेरबदल की तैयारी हो चुकी है। जून में इसे सिरे चढ़ाया जाएगा। IAS IPS अफसरों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए होने वाली जॉइंट कैडर अथॉरिटी JCA की मीटिंग भी 6 जून तक तय हो गई है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी AGMUT कैडर के कई अफसर इधर से उधर होंगे। इससे दिल्ली पुलिस में मौजूदा समय में तैनात कई अफसर दिल्ली से बाहर जाएंगे और कुछ दिल्ली लौटेंगे। इसलिए ऊपरी लेवल पर काफ़ी बदलाव होने के संकेत हैं। इसी तरह से ज़मीनी स्तर पर भी थानों में बतौर SHO काम कर रहे इंस्पेक्टरों के ट्रांसफ़र की तैयारी भी चल रही है। मई में भी 40 से ज़्यादा इंस्पेक्टरों को इधर से उधर किया जा चुका है, जिनमें कई SHO भी थे। सूत्रों के मुताबिक कई बार चलने के बाद JCA की मीटिंग अब 6 जून होने जा रही है। इसलिए लंबे समय से दिल्ली के बाहर काम कर रहे IPS अफसरों की नज़रें वापसी पर टिकी है। दोस्तों, पैसे अब नई खबर। ग्लोबल कूटनीति में रविवार को अहम मोड़ आया जब अमेरिका और यूरोप ने ताकतवर देशों ने कहा है कि कोई भी नीति तय करने वाला ताकतवर देशों का समूह भारत के बिना पूरा नहीं होगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो यही तर्क देते हुए सितंबर में होने वाली G7 सम्मेलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इसमें भारत को भी जोड़ने से पहल की जा रही है, जिसके बाद से G7 का समूह D10 में बदल सकता है। ग्लोबल स्टेज पर यह भारत की बड़ी स्वीकृति के रूप में देखी जाएगी। मालूम हो कि G7 में अमेरिका के अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और कनाडा शामिल हैं। इन देशों के प्रमुख ग्लोबल मुद्दों पर हर साल बैठक करते हैं। इस साल G7 की अध्यक्षता अमेरिका के पास है। अब इसके सम्मेलन अमेरिका में नए प्रेसिडेंट के चुनाव के बाद होगा, जो इस साल के अंत में होना है। ट्रंप ने संडे को G7 सम्मेलन की स्थगित करते हुए कहा कि इसमें रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत को शामिल किया जाना चाहिए। अमेरिका और यूरोपीय देश
के इस पहल पर भारत ने सतर्क रुख अपनाया है और जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं देने का फैसला किया। विदेश मंत्रालयों के सूत्रों के अनुसार अभी भारत को इस बारे में कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है और जब इस तरह का प्रस्ताव सामने आता है तो भारत अपने हित को देखते हुए उसे वक्त की ज़रूरतों के अनुसार फैसला लेना, इसमें रूस को शामिल करने पर सस्पेंस है। अमेरिका ने चीन का नाम खुलकर नहीं लिया। दरअसल ट्रंप चुनाव के समय अपने प्रतिद्वंदी देश के साथ इस तरह खड़ा नहीं देखना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, अगली खबर, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के समोसे को लेकर दी गई दावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कबूल कर लिया है। पीएम मोदी ने मॉरिसन के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा कि हिंद महासागर से जुड़े और समोसे से एकजुट हुए आपका समोसा स्वादिष्ट लग रहा है। एक बार हम कोरोना वायरस के खिलाफ रणनीति जीत हासिल कर लें, फिर साथ बैठकर समोसा ज़रूर खाएंगे। उन्होंने 4 जून को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर भी उम्मीद जताई। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने रविवार को समोसे और आम से बनी चटनी की तस्वीर शेयर की थी। उन्होंने लिखा है कि इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा करना चाहते हैं। मॉरिसन ने समोसे को अपने अनुसार स्कामोसा नाम दिया। पीएम मोदी को टैग करते हुए मॉरिसन ने कहा कि दुख की बात है कि हमारी मीटिंग वीडियो लिंक के जरिए होगी। पीएम मोदी शाकाहारी हैं, मैं उनके साथ इसे साझा करना पसंद करूंगा। बता दें कि भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन 4 जून को होने वाली है। इस दौरान दोनों नेता वीडियो लिंक के जरिए बातचीत करेंगे। वैसे अगली खबर, श्री राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल को बदलने के लेकर पारित प्रस्ताव के खिलाफ मंदिर आंदोलन से जुड़े संत सामने आए हैं। शुक्रवार को अयोध्या के कुछ संतों ने नए मॉडल पर मंदिर के निर्माण को लेकर प्रस्तावित पारित कर दिया। वीएचपी के मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख संतों का कहना है कि जो इस तरह की मांग उठा रहे हैं वे नहीं चाहते कि भव्य मंदिर 2-3 साल में बनकर तैयार हो जाएं। दोस्तों, पेश है अगली खबर। सोमवार से 200 स्पेशल ट्रेनें यात्रियों के लिए शुरू हो रही हैं। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक पहले दिन यानी सोमवार को 1,45,000 से ज़्यादा यात्री इस ट्रेन में सफ़र करेंगे। खास बात यह है कि ये ट्रेनें करीब पूरे देश के रेल नेटवर्क तक जाएगी। रेलवे के मुताबिक 200 ट्रेनों में 1 जून से 30 जून तक के बीच करीब 26 लाख लोगों ने अपनी टिकटें बुक कराई हैं। इन ट्रेनों में एसी और नॉन एसी ट्रेनें दोनों ही शामिल हैं। श्रमिक और 30 स्पेशल ट्रेनों के अलावा ये ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। रेलवे की ओर से ये यात्रियों की सलाह दी गई है कि वे रेलवे स्टेशन पर कम से कम 90 मिनट पहले पहुँचें ताकि उनकी सही तरीके से स्क्रीनिंग की जा सके। रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर केवल उन यात्रियों को ही चढ़ने का जाने की इजाज़त दी होगी जिनके पास कंफर्म और आरएसी की टिकट होगी। इसके अलावा स्क्रीनिंग करने के बाद जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही ट्रेन में सफ़र करने और सभी को मास्क पहनना जरूरी है। पेश है दोस्तों अगली खबर। अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत से गुस्साए लोगों का गुस्सा रविवार को भी फूटा। मिनीपोलिस शहर से शुरू हुए उग्र प्रदर्शन अमेरिका के 16 राज्यों के 30 शहरों में फैल चुके हैं। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। व्हाइट हाउस के पास भी आग लगा दी गई। न्यूयॉर्क में पुलिस की 2 गाड़ियां प्रदर्शनकारियों को रोकती दिखी। कई शहरों की इमारतों पर स्प्रे करके लिखा गया, मैं सांस नहीं ले सकता। दरअसल फ्लॉयड की गर्दन को आरोपी पुलिसकर्मी ने तब तक घुटने से दबाए रखा था जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। घटना से नाराज लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और रबड़ की गोलियां छोड़नी पड़ी। 12 से ज़्यादा शहरों में रात का कर्फ्यू रहा। अब तक 1700 लोगों की हिरासत में लिया गया है। नेशनल गार्ड तैनात किए गए हैं। तो पेश से अब कोरोना अपडेट। देश में अब तक 18,02,143 मामले आए हैं जिसमें 5,164 लोग की मौत हो चुकी है और 8,380 24 घंटे में नए मरीज आए हैं जिसमें कि 86,983 ठीक हो चुके हैं। राज्य में मामले, दिल्ली में 19,844 मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 65,168 मामले आए हैं। गुजरात में 16,536 मामले आए हैं। राजस्थान में
93 मामले आए हैं और तमिलनाडु में 22,333 मामले आए हैं। वैसे अब दुनिया की अपडेट। पूरी दुनिया में अब तक 61.84 लाख कुल मामले आ चुके हैं, जिसमें कि 3.71 लाख मौतें अब तक बीमारी से हो चुकी हैं और 94,024 घंटे में नए मरीज आए हैं और 27.5 लाख ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, अब न्यूज़ ख़त्म होते हैं। पेश है आज की कविता। ज़िंदगी नाम नहीं सांस लिए जाने का, ज़िंदगी नाम नहीं ऐश किए जाने का, जीवन भर ये आस रह गई, मन में अनबुझ प्यास रह गई। हर रिश्ते को पलकों में सजाती हैं औरतें, रिश्तों की नजाकत को उठाती हैं औरतें। कभी आग के दरिया जैसे तपन है, कभी बर्फ़ के झरनों जैसी खानी। दोस्तों, अब न्यूज़ समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।